नमस्कार साथियों। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लेके आ रहा हूं। पहला मुद्दा है वक्फ बोर्ड, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। तो पहले मैं वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे आता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हिमाचल में जो मुजारा कानून, जिसको हम 24/48 स्थानीय भाषा में बोलते हैं, ये लागू हिमाचल बनने के बाद हुआ था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है 1971 से 75 के बीच या 76 के बीच हुई थी, जिसमें जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। इसके तहत जो जमींदारों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, पूरे पूरे गांव होते थे, वो लैंडलेस जो हिमाचली लोग थे जो उस पर कृषि करते थे, उनमें बराबर बांटा गया। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट वाले सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया। और आज के जो कम्युनिस्ट लॉबी है, सद्भावना गैंग है, वो पूंजीपतियों के साथ खड़ी हुई है, बड़े जमींदारों के साथ खड़ी हुई है। उल्टा हो गया है। जो खुद को गरीब का हितैषी कहते हैं, जो सद्भावना गैंग है या कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो गरीब मजदूर की बात करते हैं, आज वो उल्टे कर्म कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए, जब ये मुजारा कानून लागू नहीं हुआ था, उससे पहले पहले वक्फ बोर्ड ने एक लिस्ट तैयार की संपत्तियों की। उन संपत्तियों में 1947 की सारी इवैक्यूएटेड संपत्तियां अपने नाम लिखी हुई हैं। जितनी भी इवैक्यूएटेड मतलब जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियां। दूसरी संपत्तियां कौन सी वक्फ बोर्ड ने अपने नाम लिखी हुई हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक खत्री कम्युनिटी से हूं। आपको मालूम है कि मुजारा कानून 24/48 लागू होने से पहले जमींदारी प्रथा थी। तो खत्री कम्युनिटी, राजपूत, ब्राह्मण, इनके पास बड़ी बड़ी जमींदारी जागीरें हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या किया, जब मुजारा कानून लागू हुआ 1971 और 75 के बीच इंप्लीमेंटेशन जिसकी हुई, तो जमीनें सारे भूमिहीन किसानों के बीच बांट दी गई, उनको ऑनरशिप दे दी गई। लेकिन वक्फ बोर्ड ने एक चालाकी की। 1970 में ही कानून लागू जस्ट होने से पहले एक लिस्ट तैयार कर दी, जिसमें जो मुस्लिम जमींदार जितने थे, उनकी जो जमींदारी की जमीन थी, वो अपने नाम लिख ली कि हमारी संपत्ति है। इसी प्रकार जो मकान, दुकान, दूसरी प्रॉपर्टी, जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी 1947 से पहले मुस्लिमों की थी, आज चाहे वो जितनी मर्जी बार भी किसी के पास हो, वो भी अपनी लिस्ट में लिखी है। और हिमाचल वक्फ बोर्ड हिमाचल सरकार से एक मांग कर रहा है कि जी हिमाचल सरकार इस लिस्ट के अनुसार ये सारी संपत्तियां हमें हैंड ओवर करें। कुछ तो ले ली इन्होंने, इवन जंगल भी ले लिए, ग्राउंड भी ले लिए। बालूगंज का ग्राउंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। खाद्य ग्रामोद्योग विभाग की कुल्लू की जमीन है जहां मस्जिद बनाई, वो भी ले ली। लेकिन वक्फ बोर्ड हिमाचल अब प्रेशर डाल रहा है हिमाचल सरकार को कि 1970 की जो उनके पास लिस्ट है सारी संपत्तियों की, इवैक्यूएटेड संपत्ति प्लस मुस्लिम जमींदारों की संपत्तियां, बड़े बड़े जमीनों के टुकड़े, वो भी उन्हें दिए जाएं। वो नहीं दे रही हिमाचल सरकार, यानी वो धीरे धीरे प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं कि वो भी उनके पास आ जाए। अब मेरा प्रश्न हिमाचल सरकार से है, नंबर एक, जो 1970 की लिस्ट वक्फ बोर्ड ने बनाई हुई है सारी संपत्तियों की, उसको सार्वजनिक करें। अगर मैं करूंगा तो पहले 196 लगाई है ना इसके खिलाफ आपने मेरे को धारा, अगर मैं वो 1970 की लिस्ट जारी कर दूंगा तो पूरे हिमाचल में हड़कंप मच जाएगा। इतनी संपत्तियां हैं। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, खासकर किसान वर्ग से, हिमाचल के, ये जो किसान आंदोलन में किसानों के समर्थक बने हुए थे ये लोग,
जो भी ये लेफ्ट विंग की लॉबी है जो सद्भावना यात्रा निकालती है, किसान किसान, वो किसानों के कितना साथ है? 2448 मुजारा कानून के तहत हिमाचल के छोटे किसानों को जमीनें मिली, जमींदारी प्रथा खत्म करके, ठीक है। और वक्फ बोर्ड ने भी कई जमीनें, कई पूरे पूरे गांव अपने नाम, मतलब वो जमींदारी प्रथा के 1970 की लिस्ट में डाले हुए हैं, ठीक है। वो वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। वो लॉबी आज वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी हुई है और सद्भावना यात्रा निकाल रही है हमारे हिमाचल संस्कृति के मुद्दे को बचाने के, डेमोग्राफी बचाने के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा उनसे, वो अलग बात है। तो मेरी छोटे किसानों से हिमाचल के सबसे प्रार्थना है, जिनके पास 2448 कानून, मुजारा कानून के पास जमीनें गई हैं, कि वो इस मामले पर सतर्क रहें। देखिए, ऐसा ही मामला नेरचौक मेडिकल कॉलेज का भी है। जैसे मैं भी एक जमींदारी परिवार से था, मैं इस पर देखो, मैं जमींदार, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जमींदारी प्रथा के खिलाफ हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, बेशक मैं उस परिवार से था। जिस प्रकार से नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जमीन, उस देखो, मैं जब 1975 की बात है, मैं 8 साल का बच्चा था, तो मेरे सामने, मेरी मेमोरी बहुत तेज है, 7 साल का था, 8 का भी पूरा नहीं हुआ था, 7 साल की भी याद पूरी है। मैं तहसील ऑफिस गया था, तहसील ऑफिस तब उस एरिया का जोगिंदर नगर में होता था, और तहसीलदार जी के साथ मैं एक गांव में गया था, बड़े पैदल जाके जंगल, उन दिनों सड़क नहीं होती थी। इवन मेरी जो जमीन थी 7 साल के बच्चे की मेरे नाम पे, कोई 50 बीघा के करीब, वो मेरे सामने 2448 कानून के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई छोटे किसानों के बीच। मैं उस चीज का भुगतभोगी हूं, उतने बचपन में। उसके बाद बहुत गरीबी देखी, रेड़ी फड़ी लगाने की नौबत आई, नहीं तो एक ही गांव में मेरे ही नाम से 50 बीघा के करीब जमीन थी, ठीक है। तो जब मुजारा कानून 2448 के तहत मेरे जैसे लोगों की, जो अभी मतलब बालिग भी नहीं हुए थे, उनकी जमीनें भी 2448 कानून के तहत लेकर छोटे किसानों में बांटी गई, तो मेरा प्रश्न हिमाचल सरकार से है, जो नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जमीन का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 अरब मुआवजा देने की बात कही है, तो उस 2448 कानून के तहत वो जमीन क्यों नहीं गई? वो भी तो बंटनी चाहिए थी। जो भी कास्ट, देखिए, जो भी काश्तकार उस पर लिखा होगा, जो काश्त कर रहा उस जमीन पे, चाहे वो सरकारी विभाग है चाहे व्यक्ति है, वो तो पशुपालन विभाग के पास थी, मतलब काश्तकार की जगह पशुपालन विभाग चढ़ा हुआ था। तो 2448 मुजारा कानून के तहत, ठीक है, अब सरकार केस कैसे लड़ती है, कोर्ट के अंदर केस कैसे, जिसको फेवर करना होता है वो अपने तथ्य ही पेश नहीं करेगी ढंग से और हार जाएगी मुकदमा। जैसे आपने ये देखा, संजौली अवैध निर्माण, मस्जिद निर्माण के मामले में 14 साल से वकील में, सरकारी वकील ने कोर्ट के अंदर कोई तथ्य ही पेश नहीं किया, बात ही नहीं कही, बस पैसे लगाते गए, आगे बढ़ाते गए, भाई बस हो जाए काम। यही मामला नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जमीन का भी बन रहा है मेरे हिसाब से, बाकी बारीकियां देखनी पड़ेगी उसकी, उसको स्टडी कर रहा हूं मैं। और आज सरकार बोलती है 10 अरब मुआवजा देना या जमीन ढूंढ रहे हैं, तो भाई जब उनके लिए ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी तो तब नाबालिग था, मेरी भी उस टाइम 50 बीघा की, तो मेरे को याद है, उससे पहले भी पता नहीं कितनी जमीनें वो गई हैं। तो भाई वो मैं कहाँ गया फिर? या मेरे जैसे और भी बहुत थे, उनको भी फिर मिले, ठीक है। तो पहला मुद्दा तो, अच्छा हाँ, मेरी सरकार से मांग है कि 1970 में वक्फ बोर्ड की जो लिस्ट तैयार हुई है प्रॉपर्टीज की, उसको सार्वजनिक करे। अगर वो सार्वजनिक नहीं करते तो मैं करूंगा, अगर मैंने कर दी तो हड़कंप मचेगा हिमाचल में,
ठीक है, अब दूसरा मुद्दा आता हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। मैं एक टीवी चैनल की इंटरव्यू में, न्यूज रडार में, न्यूज रडार चैनल है, उस पर इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो पत्रकार ने बोला कि आपको हिमाचल की घटनाओं, डेमोग्राफी बदलने की के पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र दिखता है, आपका दिमाग हिला हुआ है। इसमें कहां से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र आ गया? पिछले कल ही मैंने पोस्ट डाली है, 3-4 तो मैंने शेयर भी किए हैं उसमें, कि जो बड़ा इंटरनेशनल मीडिया है, अल जजीरा, वायर, प्रिंट, इस प्रकार के जो एंटी नेशनल, मतलब भारत विरोधी इंटरनेशनल मीडिया है, सब ने एक स्टोरी लिखी है, एक ही राइटर की स्टोरी है, वो नाम बदल के थोड़ा हेर फेर करके सब ने एक साथ छाप दी, पूरे विश्व में प्रचार कर दिया कि हिमाचल में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अब आप सोचिए, पूरे आंदोलन में एक भी बंदे को थप्पड़ तक नहीं बजा, कोई हिंसा नहीं हुई, ठीक है। तो ये लॉबी जो है, ये जो हिमाचल की डेमोग्राफी बचाने का जो आंदोलन है, हिमाचल की संस्कृति को बचाने का जो आंदोलन है, इसको सांप्रदायिकता का रूप कैसे दिया जाए, इस स्थानीय स्तर पे भी प्रयास हो रहे हैं, जो सद्भावना वाले, यात्रा वाले, हर एक छोटे टाउन में स्थानीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक स्टोरी पूरे विश्व के इंटरनेशनल बड़े मीडिया में छप गई पिछले कल। कौन है इसके पीछे? तो मैं शुरू से कहता हूं कि हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने के पीछे एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र जारी है। अंतरराष्ट्रीय शक्तियां चाहती है कि हिमाचल की में डेमोग्राफी चेंज हो जाए, ताकि उनके आगामी जो मंसूबे हैं उनको वो इंप्लीमेंट कर सके। तो इसलिए मेरे सभी हिमाचल वासियों से प्रार्थना है कि हिमाचल की डेमोग्राफी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करें, अपने गांव, पंचायत, गली के स्तर पर, पड़ोस के स्तर पर कुछ ना कुछ करें, नहीं तो इतनी बड़ी शक्तियों के षड्यंत्र का हिमाचल शिकार हो रहा है। तो मैंने लिखा, भाई तुम चाहे अमेरिका और चीन को भी ले आओ ना, तब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं 100 बार बोल चुका हूं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। अब जितने वेंडर मंडी शहर से भाग गए, कौन भागे? अनवेरिफाइड, अनरजिस्टर्ड बांग्लादेशी, रोहिंग्या। और जो रजिस्टर्ड मुस्लिम जो भी वेंडर था या काम कर, वो तो कर रहा है काम, भाई से थोड़ी भागे, भाई से नहीं भागे, क्योंकि उनका षड्यंत्र पकड़ा गया। इसलिए तो देखिए, सभी से, हिमाचलवासियों से प्रार्थना है कि अपने गांव, गली, मोहल्ले के स्तर पर एक्टिव रहें, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है, इतने बड़े इंटरनेशनल मीडिया में एक साथ हिमाचल पर अटैक, और दूसरा इनके जो बैठे हैं शोएब जुमाई जैसे, शिमला में आके बैठ गए परमानेंट, ठीक है। हाँ, वो बंदा आईआईटी मंडी में भी कोई उसे ऑनरेरियम, कोई लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट है उसके पास, तो आईआईटी के एरिया के लोग भी ध्यान रखें, वहां क्या कर रहा हो, जाके वहां भी जाता है वो। देखिए, इसलिए सावधान। और 1970 की लिस्ट आप देख लेंगे ना, वक्फ बोर्ड की, वो भाई 2.5-3% पॉपुलेशन है मुस्लिम हिमाचल में। तुम 40% हिमाचल क्यों चाहते हो? क्या हम मर जाएं सब? अब जमींदारी प्रथा जब मुजारा कानून से खत्म की गई, तो सिर्फ हिंदू कम्युनिटियों की खत्म की गई। जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे सारे, वो तो सारी वक्फ बोर्ड ने अपने खाते में लिखी है। अब पता नहीं किस जमीन पे कौन लोग काम कर रहे हैं, कहां बसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। कल को अखाड़ा बाजार कुल्लू की तरह लिस्ट निकाल दी उन्होंने
ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने 100 बार बताया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पे अपना ठप्पा लगा दे तो क्या होगा। बेशक आप बड़े बहादुर हैं, आपकी मेजोरिटी इलाके में, वक्फ बोर्ड की ऐसी तैसी में डंडे से मारूंगा वक्फ बोर्ड को, कोई आएगा तो कर लो। कितना टाइम, कानून से कब तक लड़ोगे। हाँ, जब कानून एंट्री हो जाएगी तो बैंक से लोन नहीं ले पाओगे उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। पहली बात, मॉर्टगेज नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते। अगर सरकार उस जमीन या प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है कोई विकास कार्यों के लिए तो आपको मुआवजा नहीं मिलने से रहा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास एक ही ताकत है, मैंने 100 बार बोल दिया। कानून भी इनका, सिस्टम भी इनका, सरकारें और पॉलिटिकल पार्टियां भी इनकी फेवर करती हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। आपके पास एक ही चीज है, आपकी स्ट्रीट पावर। इसलिए स्ट्रीट पावर दिखाइए। जिस कम्युनिटी के पास, उसके पास स्ट्रीट पावर है, सरकारें उसी की सुनती है, कानून उसी तरीके से चलता है। लोकतंत्र लोकतंत्र ये वो, और भाई जिसके पास पावर है ना उसी के साथ सब कुछ ठीक है। जो हमारी तरह है ना, उसको तो जब मर्जी केस लगा के थाने में हाजिरियां लगा दो उसकी, है ना। और थाने पुलिस कोर्ट के चेहरे से डरना नहीं है। ठीक है, अगर आज डर गए ना, यही आखिरी चांस है आपके पास हिमाचल की संस्कृति डेमोग्राफी बचाने का। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।